सेक्शन डी का क्वेश्चन 32 देखिए, क्या दे रखा है हमें। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हमें इसका एरिया निकालना है जो इन कर्व्स के बीच में बनेगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं इन सभी का। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस 1। x को 0 रखेंगे तो y1, y को 0 रखेंगे तो x माइनस 1। अब ग्राफ बनाएंगे। x0 y1 कहाँ होगा, यहां पे। x माइनस 1 y0 यहां पे होगा। x इज इक्वल टू -2 एक लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी इस तरीके से। x इज इक्वल टू 3 एक लाइन होगी यहां पर ऐसे। तो ग्राफ कौन सा बन रहा है, यहां से यहां ये बन रहा है रीजन, और ये रीजन बन रहा है आपका। ये एरिया आपको निकालना है। सो रिक्वायर्ड एरिया हमें कैसे मिलेगा, -2 से -1 जब हम जा रहे हैं तो एरिया x एक्सिस के नीचे है, सो -y ऑफ लाइन dx प्लस, जब कोई भी कर्व x एक्सिस के नीचे होता है तो y नेगेटिव लेते हैं हम, और -1 से 3 तक ये पॉजिटिव रहेगा y ऑफ लाइन dx। अब देखिए जरा, ये माइनस साइन आप बाहर ले लो। -2 से -1 y ऑफ लाइन यानी x प्लस 1, और -1 से 3 x प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस x -2 से -1, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x -1 से 3। इंटीग्रेशन हो गया। अब हम यहां पर इन लिमिट्स को पुट करेंगे। तो लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर -1 का स्क्वायर 1/2 -1, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे 4/2 -2 प्लस 9/2 प्लस 3 माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे 1/2 -1। तो यहां पे देखिए 1/2 -1 आएगा, माइनस का 1/2, ये हो गया 0। यहां पे आ जाएगा आपका 9/2 प्लस 3, और ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये भी प्लस का 1/2 हो गया। ये 1 प्लस 3 4, यहां पे आ जाएगा 9/2 प्लस 4, एलसीएम लेंगे 2, 17/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना आ रहा है हमारे पास, 17/2 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। करना कैसे है, पहले आपको ग्राफ प्लॉट कर लेने हैं। आफ्टर दैट आपको रिक्वायर्ड एरिया लेना है -2 से -1 माइनस y ऑफ लाइन। बस ये पॉइंट माइंड में रखना है कि एरिया नीचे है तो -y ऑफ लाइन, और -1 से 3 y ऑफ लाइन dx। अब इसके बाद क्वेश्चन 33 देखिए, हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है इसको बराबर प्रूव करना है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। तो इसको प्रूव करने के लिए आप नेक्स्ट स्टेप में LHS लोगे। अब जब भी हमारे पास
इस तरीके का फॉर्मेट आए जिसमें किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में 1 1 1 हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम उसमें दो जीरोस बनाते हैं। देखो, इसमें से इसको घटा दें तो यहां जीरो बन जाएगी, इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें तो यहां जीरो बन जाएगी, और फिर हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे और क्वाइट इजी हो जाएगा। तो यहां पर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग C1 माइनस C2 एंड C2 में लगाएंगे C2 माइनस C3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, 1c सी क्यूब। अब हम यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी के। तो यहां भी ये फॉर्मूला लग जाएगा और यहां भी। तो यहां कैसी बन जाएगी टर्म, जरा देखें, यहां बन जाएगा 0 a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, 0 b माइनस सी, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, 1c सी क्यूब। अब आप देखो तो यहां पर a माइनस बी कॉमन ले सकते हो, यहां से, अच्छा यहां b माइनस सी भी आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि फॉर्मूला यहां भी लगेगा, और यहां से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। आप बोले सर यहां तो 0 है, तो 0 के अंदर सारी टर्म होती हैं, 0 में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो आप लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। तो यहां आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, 0 1 a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, 0 1 बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, 1c सी क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, 0 माइनस 0 प्लस 1, यहां पे आएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस बी सी, माइनस में ये टर्म आएगी तो पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस, और यहां पे है a माइनस बी माइनस सी, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया हमारा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब आप समझें, यहां पर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें फॉर्मूला लगा लें c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, यहां से b कॉमन ले लें तो c माइनस ए, दोनों में से c माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहां a प्लस सी प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो हमने केवल यहां पर दो जीरोस बनाए, जो जरूरी पार्ट हमें कॉमन दिख रहा था वो हमने कॉमन ले लिया, और इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करके हमने इसको राइट हैंड साइड के बराबर शो कर दिया है। 33 के और वाला पार्ट देखिए, हमें इस A मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3, माइनस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस, ये माइनस 6 ये प्लस का 6 हो जाएगा,
+1 इंटू -1 -4, यहाँ पे आ गया 3 -9 -5, ये आ गया आपका माइनस का 6 -5 इज -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a -11 है, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। a11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचा 2 -3 -1 3, -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव होगा, 3 2 जा 6 -3 इज 3। a12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 1 जा 3 -6 यानी प्लस का 6 हो गया, और ये -1 की ऑड ये नेगेटिव हो जाएगा -9। a13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -1 -4 तो ये आ जाएगा -5। a21 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस ऑफ -1 आएगा ये, दैट इज प्लस का 1, और ये नेगेटिव आएगा सो माइनस का 4। a22 निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 - 2 इज 1। a23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -1 -2, और ये -1 की ऑड नेगेटिव आएगा सो प्लस का 3। a31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -3 - 2 सो माइनस का 5। a32 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -3 - 1, और ये नेगेटिव आएगा सो ये प्लस का 4 बन जाएगा। a33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 - 1 इज 1। सारे कोफैक्टर्स हमें मिल गए। अब कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास एडजॉइंट होता है, तो यहां पर है 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। अब A इनवर्स कैसे मिलता है हमें? A इनवर्स के लिए हम एडजॉइंट ऑफ A को डिवाइड कर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A से। डिटर्मिनेंट ऑफ A है माइनस का 11, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा 1/11 -3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 9 -1 -4 प्लस का 5 -3 -1। दिस इज बेसिकली A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालने के लिए पहले आप सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा, और एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते ही हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर A इनवर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन 34 देखिए, गिवन A इज इक्वल टू 1 2 3
राइट द फॉलोइंग रिलेशंस इन द सेट ए विच इज। हमें ये एक ए सेट दे रखा है और इसके लिए हमें रिलेशंस लिखने हैं। पहला, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। अगर हम ऐसा कहें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए में ए का ए टाइप का एलिमेंट है और हर एक ए के लिए ए कॉमा ए टाइप का एलिमेंट आर में होता है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव हो जाता है। फॉर सिमेट्रिकली के लिए हम कहें तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सो देयर एग्जिस्ट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए कहां होना चाहिए? आर में होना चाहिए। मतलब उसका रेसिप्रोकल आर में होगा तो आप कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। फॉर ट्रांजिटिव, लेट ए कॉमा बी आर में है एंड बी कॉमा सी भी कहां है? आर में है। तो इसका एंड और इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ए कॉमा सी कहां होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो आर हमारा क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। हर एक एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा ए आर में है तो वो सिमेट्रिक है। ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है और ए कॉमा सी भी आर में है तो आर ट्रांजिटिव होता है। अब हम वो सारे रिलेशंस लिखेंगे जो यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं। पहला, अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको मेमोराइज करवा दूं, मोस्टली कई बच्चों को नहीं पता होता है। R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, क्योंकि केवल A सेट पर ही एलिमेंट हम A पर ही रिलेशंस बना रहे हैं, तो A क्रॉस A का सबसेट होगा रिलेशन। अब A क्रॉस A क्या होगा आपका? वो होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1 एंड 3, 3। तो रिलेशन जब हम बनाएंगे तो इन एलिमेंट्स को हम वहां पर लिख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और एलिमेंट नहीं ले सकते, बिकॉज जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का एक सबसेट होता है। अब पहला रिलेशन क्या बनवा रहा है हमसे? वो द फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब वो क्या होना चाहिए? आपका सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो। तो इसको लिखना काफी इजी है। हमने जैसे इसमें कोई एलिमेंट ले लिया 1, 2। अब ये सिमेट्रिक कब होगा? जब इसका उल्टा यहां पर होगा, मतलब 2, 1 भी यहां पर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के लिए यहां 1, 1, 2, 2, 3, 3 होना चाहिए था। ट्रांजिटिव ये नहीं है हमारा। देखो इसका एंड पॉइंट 2, इसका एंड पॉइंट 2 और 1, 1 इसमें होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव होता। बट 1, 1 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये केवल सिमेट्रिक है। तो ये रिलेशन बन गया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके बाद
सेकंड क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो, ओके ट्रांजिटिव कह रहा है। सेकंड क्या कह रहा है हमसे, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। मतलब वो ट्रांजिटिव हो और ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक। तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए ये केस होना चाहिए। तो ऐसा एक पेयर इसमें लिख दो 1,2। अब एक ऐसा एलिमेंट जो इससे शुरू होता हो 2,3 और 1,3 भी यहां होना चाहिए 1,3। तो अब आप चेक करें तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। बट 1,2 यहां है, 2,1 यहां नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। 1,1 2,2 3,3 कुछ भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ये केवल ट्रांजिटिव है, इतना कर देना है। इसके बाद थर्ड देखिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए एंड सिमेट्रिक भी होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव। बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। आप समझें, आराम से लिखेंगे हम, देखिए कैसे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, a, यहां पर 1 है तो 1,1 होना चाहिए, यहां 2 है तो 2,2 होना चाहिए, यहां 3 है तो 3,3 इसमें होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब सिमेट्रिक भी करना है। तो सिमेट्रिक करने के लिए मैं क्या करूं, 1,2 लिख लूं और 2,1 चेक करो। 1,2 यहां पर है और इसका रेसिप्रोकल 2,1 यहां पर है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए देखें, सो यहां पर आप देखें तो 1,1 1,2 ये ट्रांजिटिव तो हो रहा है फिलहाल। तो हमें एक एलिमेंट और लिख देंगे यहां पर, दैट इज हम लिख देते हैं 3,1 1,3। आप चेक करें, ओके, या फिर कुछ 3,2 2,3 लिख दो। अब आप देखो यहां पर 3,2 और 2 से स्टार्ट होने वाला, देखो 3,2 है 2,3 है, तो सिमेट्रिक तो अभी भी है, बट 1,2 यहां पर है 2,3 यहां पर है। आप चेक करें 1,3 यहां कहीं भी नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है आपका। इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी, बट नॉट सिमेट्रिक। बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। आप चेक करें भाई, रिफ्लेक्सिव करने के लिए तो ये तो सब होने चाहिए इसमें, और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो यहां कुछ एलिमेंट लिख दो 1,2 और इसका रेसिप्रोकल इसमें मत डालो। तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक नहीं हुआ। बट ट्रांजिटिव के लिए आप चेक करें 1,1 यहां पर है, 1,2 यहां पर है और 1,2 भी यहां पर है। तो ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आप इसके बाद फिफ्थ देखिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप चेक करें कि सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे आप समझें। मैं इसमें लिख देता हूं यहां पर सिमेट्रिक के लिए 1,2 लिया और आप समझें मैं यहां पर लिख लेता हूं 1,1 2,2। अब 3,3 लिख दूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट अगर 2 लिखेंगे तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक करने के लिए मैंने 1,2 यहां पर ले लिया और या फिर आप इसको रहने दें, रिफ्लेक्सिव वाला कोई भी मत लिखो। 1,2 लिया और 2,1 हो गया हमारा। देखो अब इसका रेसिप्रोकल है यहां पर, तो ये सिमेट्रिक तो यहां पर है और 1,2 2,1 सेम एलिमेंट। 1,1 यदि यहां हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसमें 1,1 और डाल दो तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। आप समझें सिमेट्रिक के लिए केवल एक पेयर लिया, फिर आपने देखा कि 1,1 और डाल दें तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो मैंने जो रिलेशंस बताए हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को यूज करके बनाए हैं। आप ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप जितने ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर लिखोगे उतना ज्यादा आपको चेक करना पड़ेगा, उतने ज्यादा गलती होने के चांसेस बनते हैं। तो गलती तो अपने को करनी नहीं है एग्जाम में, तो कोशिश ये करो कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लेके आप रिक्वायर्ड रिलेशन बनाओ, तो आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। 34 के और वाला पार्ट देखिए। Show that f-1 to 1 to r given by the function fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1। ये 1 1 है, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है और हमें इसकी रेंज निकालनी है। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी रेंज। टू फाइंड रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f निकालने के लिए हम फंक्शन को y के बराबर रखेंगे। तो यहां से x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y, इसको इधर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y। हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, इसको इस तरफ ले आओ, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, नीचे ले जाओ x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। आप चेक करो यहां y की क्या वैल्यू आप रख सकते हो और क्या नहीं रख सकते कि x डिफाइंड हो। आप इसके अंदर y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बस यहां पर 1 नहीं रख सकते। आप जैसे ही y की वैल्यू 1 रखोगे यहां पर ये जो x है वो इंफिनिटी बन जाएगा। तो आपके पास रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी रियल नंबर रख सकते हैं, केवल उसमें 1 नहीं रख सकते। 1 रखते ही हमारा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट बन जाता है। दिस इज रेंज ऑफ f। टू प्रूव 1 1, अब 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, यहां पर उसकी डोमेन में से 2 एलिमेंट ले लेते हैं x1 और x2 और फिर हम ये प्रूव करते हैं कि x1 रखने पर fx1 मिलेगा, x2 रखने पर fx2 मिलेगा और फिर हम ये मान लेते हैं कि fx1 और fx2 एक ही है, तो ये दोनों एक से मैप कर जाएंगे।
तो फिर हम ये दिखाते हैं यहां से कि x1 और x2 भी बराबर हैं, तो एक बन जाएंगे। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, और ऐसे फंक्शन को ही क्या कहते हैं हम, 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू -1, 1 सच दैट fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। fx1 क्या बन जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2, x2 अपॉन x2 प्लस 2। मैंने fx1 को fx2 के बराबर मान लिया, x1 को x2 के बराबर दिखाते ही फंक्शन 1 1 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2, इससे ये कैंसिल हो गया। 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। सो f इज 1 1, तो जो f है वो 1 1 हो गया। इसके बाद मुझे इनवर्स निकालना है। टू फाइंड f इनवर्स निकालने के लिए मैं फंक्शन को y के बराबर रखूंगा, और फंक्शन को y के बराबर रख के हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और जहां पर जो x है वो f इनवर्स y होता है। क्या होता है, f इनवर्स y होता है। तो यहां इसको सॉल्व करने पर x हमें मिलेगा 2y अपॉन 1 माइनस y, इस तरीके से। और x किसके बराबर है, f इनवर्स y के, यानी 2y अपॉन 1 माइनस y के। अब f इनवर्स y मेरे पास है, f इनवर्स x क्या हो जाएगा, f इनवर्स x हम केवल वेरिएबल को चेंज कर देंगे तो हमें f इनवर्स x मिल जाएगा। f इनवर्स z निकाल सकते हैं, जहां y है वहां z रख दो। तो इस तरीके से हमने पहले रेंज निकाली, फिर इसको 1 1 किया, और फिर इसका इनवर्स हमने यहां पर निकाल दिया है। क्वेश्चन 35 देखिए, हमें इन दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लेंगे। r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 एंड r वेक्टर इज a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से। और यहां पर a1 आ गया ये, b1 आ गया ये, a2 ये, b2 ये। अब लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड, और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस, ये होता है। तो हमें a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 और चाहिए, और फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो a2 माइनस a1 किसके बराबर हो गया, a2 माइनस a1 हो जाएगा 3i कैप, 3j कैप, 3k कैप। b1 क्रॉस b2 निकालेंगे ijk, b1 के i, j और k के कोफिशिएंट्स 2 3 1। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, चेक करें, वो हो जाएगा i कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -3 -6 माइनस j, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 -4 प्लस k कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 + 6, सो दिस इज -9i कैप। यहां पे ये हो जाएगा आपका दिस इज +3j कैप प्लस 9k कैप। आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय
is given by the formula is given by, सीधा फॉर्मूला लिखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन में इसका मोड लेते हैं b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। तो a2 माइनस a1 है 3i कैप, 3j कैप और 3k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 आया है माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप और इसका मोड और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस माइनस 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 इंटू माइनस 9 इज माइनस 27, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 9 इज प्लस 27 और नीचे आ जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, 81 प्लस 9 इज 90, 90 प्लस 81 इज 171, सो दिस इज 9 बाई रूट 171। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो डेफिनेटली 9 यहाँ से निकाला जा सकता है, तो इसको हम लिख पाएंगे 9 से डिवाइड कर लें, यहाँ बचेगा 19 इंटू 9 को हम 171 लिख सकते हैं। रूट 9 बाहर आके बन जाएगा 3 रूट 19, तो यहाँ पे आ गया 3 बाई रूट 19 यूनिट्स। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी आएगी, 3 बाई रूट 19। केवल इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है और आप इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाएंगे। सेक्शन ई से क्वेश्चन 36 देखिए। A potter made a mud vessel where the shape of pot is based on the function। क्या है, एक पॉटर है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो एक पॉट बना रहे हैं, एक बर्तन बना रहे हैं जिसकी जो शेप है वो इस फंक्शन पर डिपेंड करती है, वेयर fx रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पॉट, और उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, when x is greater than 4 what will be the height of pot in terms of x, is the function continuous at x is equal to 2। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर वाले पार्ट को लो 0 के बराबर रख दो, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 3। अब पहले सबसे छोटी वैल्यू आप ले लो, when x इज लेस देन 2, 2 से छोटे के लिए हम बात करेंगे। मॉड्यूलस x का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, तो इसका काम ये होता है। जब x 2 से छोटा है, when x is smaller than 2, तो यहां रख दो 2 से छोटी वैल्यू 1.9, 1.9 माइनस 3, अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस साइन लगा लिया। 1.9 माइनस 2 यहां से भी नेगेटिव आएगी, तो माइनस x माइनस 2, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस में ब्रेक होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, यहां हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 5, तो यहां आ गया माइनस 2x प्लस 5। अब 2 से बड़ा और नेक्स्ट वैल्यू से छोटा, when x is greater than equal to 2 and less than 3। अब 3 से छोटी कोई वैल्यू ले लो 2.9, यहां रखेंगे तो अंदर से नेगेटिव आएगी,
सो माइनस का x माइनस 3, यहां से पॉजिटिव आएगी तो केवल पॉजिटिव साइन में ब्रेक हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो यहां पे 1 आ रहा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहां से भी पॉजिटिव और यहां से भी पॉजिटिव, यानी 2x माइनस 5। बस ये फंक्शन ब्रेक हो जाए, अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछे हम उसका आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो। He is saying when x is greater than 4, what will be the height of Potter in terms of x? When x is greater than 4, height of Potter is मतलब x जब 4 से बड़ा है तब के लिए वो फंक्शन पूछ रहा है। तो 3 से बड़े के लिए, जिसमें 4 से बड़े भी सारे नंबर आते हैं, देखो यहां पर 4 है, यहां पे 3 है। अब 3 से बड़े सब के लिए फंक्शन ये है आपका, वो पूछ रहा है 4 से बड़े सब के लिए फंक्शन। तो आप देखें ये हिस्सा कॉमन है, तो इन सब के लिए यही फंक्शन होगा। सो f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो x ग्रेटर देन 4 के लिए हमारा फंक्शन होगा 2x माइनस 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2? क्या x इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है? चेक करते हैं। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 2 पर वैल्यू निकालेंगे। तीनों बराबर आए तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। एट x इज इक्वल टू 2, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? वो जहां पर x लेस देन 2 है, यानी ये माइनस 2x प्लस 5। अब हम x को रख देंगे क्या? 2 माइनस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां रखो, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा माइनस का 2 माइनस h प्लस 5। अब h की जगह 0 रख दो तो ये 0 हो गया, माइनस 4 प्लस 5 इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? जहां पर x बड़ा है किससे? 2 से, दैट मीन्स 1। अब यहां तो x वाला कुछ पार्ट है ही नहीं, तो ये 1 आ गया। फंक्शन की वैल्यू निकाल लो 2 पर। x 2 के बराबर कहां है? यहां पर, तो सीधी वैल्यू आ गई 1। आप देखो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F2 एट द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन 37 देखिए, px इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 37,500 इज द प्रॉफिट फंक्शन ऑफ ए कंपनी वेयर x रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। तो वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। What will be the production when the profit is maximum? तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। If the profit of company is rupees 38,250, what is the production of the company? तो हमारे पास फंक्शन है, we had px is equal to minus 5x square 125 of x plus 37,500।
दिस इज बेसिकली द फंक्शन। अब इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां आ गया माइनस का 10x प्लस का 125। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। इस p डैश x को 0 के बराबर रखेंगे, तो माइनस 10x प्लस 125 इज 0, माइनस 10x माइनस 125, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, x इज 12.5, तो x की वैल्यू आ गई 12.5। अब इस px को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, तो उसके लिए आप इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लो। p डबल डैश ऑफ x वो आएगा -10 विच इज लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है मतलब फंक्शन मैक्सिमम है, तो आप लिखेंगे px इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12.5। तो हमारा जो px है वो मैक्सिमम होगा कब? जब हमारा जो x है वो 12.5 होगा। ये पहला क्वेश्चन है, what will be the production? So production is 12.5 when the production is maximum. उसके बाद if the profit of company is 38,250, what is the production of company? प्रॉफिट के लिए फंक्शन ये है, प्रॉफिट होता है px, और अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट कितना है आपका। प्रॉफिट अब आपको उसने दे दिया है कितना, 38,250, मतलब प्रॉफिट दे दिया, तो x की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि x ही क्या है, प्रोडक्शन है। तो सॉल्व करना है केवल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 125 ऑफ x प्लस 37,500 माइनस 38,250 इज 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें हम, तो कितना आएगा यहाँ पे 750, कितना आएगा 750, माइनस का 750 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 750 इज 0। माइनस 5 कॉमन ले लो यहां से, x स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, दिस विल बिकम 25x, ये प्लस का हो जाएगा 150 इज 0, 5 इधर जाके 0 हो जाएगा। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 150 हो और ऐड करने पर -25 मिले, तो -15 और -10, -15x माइनस 10x प्लस 150 इज 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x माइनस 15 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 इज 0, x इज इक्वल टू 15 और 10। तो हमारा जब प्रॉफिट 38,250 होगा तब प्रोडक्शन 15 और 10 हमारा होगा। क्वेश्चन 38 देखिए, ए टॉय मेकिंग फैक्ट्री यूजेस 3 मशीन्स A, B, C और तीनों का प्रोडक्शन रेट दे रखा है, A 50%, B 30%, C 20%, और उनके आइटम में से जो डिफेक्टिव बोल्ट निकलते हैं A का 1% होता है, B का 5% होता है और C का 7% डिफेक्टिव होता है। ऑल द आइटम्स आर पुट इन अ स्टॉक पाइल, और उसको एक स्टॉक में रख दिया जाता है। What is the probability that item produced by machine B is defective? Or the factory in charge wants to do a quality check. During inspection, he picks up an item, the stock file at random. If the chosen item is defective, find the probability that it is not produced by machine C.
तो नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो आइटम मशीन सी द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करके हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि वो मशीन सी के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया है। ये बेसिकली बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे लेट E1 denotes the event that, क्या कह रहा है वो, प्रोडक्ट क्या है, टॉय, टॉय बना रहे हैं, ए टॉय इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। हमने इस बात को, इवेंट को जो मशीन ए के द्वारा बने, E1 मान लिया, E2 मान लिया कि वो मशीन बी से बने, E3 मान लिया कि वो मशीन सी से बने। अब मशीन ए से बनने की जो प्रोबेबिलिटी वो है 50%। परसेंट एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ही होती है, 50/100। PE2 मशीन बी से बने वो है 30/100। PE3 मशीन सी से बने उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 20%। अब लेट A denotes the event of getting a defective toy. हमने A इवेंट मान लिया कि डिफेक्टिव टॉय मिले, तो PA/E1 का क्या मतलब होगा? A मतलब हमें डिफेक्टिव बोल्ट मिले, E1 पहले से हो चुका है, मतलब वो मशीन A के द्वारा मिला बना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव टॉय when it is produced by मशीन ए। E1 इवेंट क्या था? मशीन ए से प्रोड्यूस, तो E1 पहले से हो चुका है। PA/E2 का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव टॉय व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। PA/E3 क्या होगा? Probability of getting a defective toy when it is produced by the machine C। अब मशीन C से प्रोड्यूस होगा, आप यहीं पर लिखते हैं मशीन B एंड मशीन C। सेम लाइन लिखनी है, बस लास्ट में चेंज कर देना है। PA/E1 हमें कितना दे रखा है? मशीन 1 कितने डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करती है? 1%, यानी 1/100। PA/E2 कितना दे रखा है? मशीन 2 कितने प्रोड्यूस करती है? 5/100। PA/E3 मशीन 3 कितने प्रोड्यूस करती है? वो करती है 7%। अब इसका पहला क्वेश्चन आप देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इज डिफेक्टिव, यानी PA/E2 वो कितना है? 5/100। यहीं से सीधा आंसर हो गया। बी क्या कह रहा है कि उसने एक पीस उठाया और वो डिफेक्टिव है, ये हमें पता चल गया। इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो मशीन 3 ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो हम ये तो निकाल सकते हैं कि मशीन 3 ने प्रोड्यूस किया है, और फिर उसको 1 में से घटाएंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि वो मशीन 3 ने प्रोड्यूस नहीं किया। तो आप लिखेंगे यहां पर P, आप निकालेंगे PE3/A। मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट टॉय प्रोड्यूस्ड बाय मशीन C when it is defective,
ये पहले से पता है हमें कि वो डिफेक्टिव है। तो बाय बेज थ्योरम से क्या होगा यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है PE3/A का, वो होगा PE3 इंटू PA/E3 और सभी नीचे आएंगे, PE1 इंटू PA/E1, PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब आप समझो, इन्हें कैंसिल मत करना यहाँ पे, कहीं यहाँ नहीं होगा, यहाँ 1/20 हो जाएगा, उससे यहाँ कैंसिल करने में दिक्कत आती है। अगर सेम छोड़ दोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। PE3 है 20/100, ये है 7/100, बुट करते जाओ सारी वैल्यूज। 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100, यहाँ पे 20/100 इंटू 7/100। आप चेक करें तो ऊपर भी एलसीएम क्या आ रहा है, 10,000 और 140, नीचे भी एलसीएम आएगा 10,000 और यहाँ पे आएगा 50 प्लस 150 प्लस 140, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 140 अपॉन ये 200, 340, 14/34। ये तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो मशीन 3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट, क्या कह रहा था वो, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड मशीन बाय मशीन सी, प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट कह रहा है, टॉय कह रहा है, ओके टॉय है ये, कुछ भी नहीं कह रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट टॉय इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी व्हेन इट इज डिफेक्टिव, कि वो पहले से पता है वो डिफेक्टिव है, तो 1 में से इस बात की प्रोबेबिलिटी घटा दो कि वो आपका मशीन 3 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है व्हेन इट इज डिफेक्टिव। सो 1 माइनस 14/34, एलसीएम इज 34, 34 माइनस 14 इज 20/34। तो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने बोल्ट चूज किया है वो डिफेक्टिव है, बट वो मशीन 3 के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये एमटीपी आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एमटीपी।